स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के नवीनतम और प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। चलिए अपने इस अगले वीडियो में चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वृक्क की आंतरिक संरचना, या जिसको अपन ओतकी भी बोलते हैं। ये इसको अंग्रेजी में लिखे तो हम इस तरह से लिखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या कई बार ऐसा लिखा हो जाता है कि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए अगर अपन एक किडनी को देखते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। बाह्य संरचना का हमने अलग से वीडियो बनाया है। इससे ठीक पीछे पहले वाला वीडियो था वो बाह्य संरचना को बता रहा था, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो आंतरिक संरचना में क्या होता है, जैसे ये एक हमारा गुर्दा है, सेम के बीज की आकृति का गुर्दा होता है। अगर इस गुर्दे को देखें तो इसका अगर हमें आंतरिक संरचना देखनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका हमें लंबवत काट देखना पड़ेगा। लंबवत काट है वो हमें इसका काटना है, तभी ये दिखाई देगा। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो देखो, इसमें एक सबसे अंदर की तरफ आवरण होता है और एक इसके बाहर की तरफ आवरण होता है और एक सबसे बाहर की तरफ आवरण होता है। तो एक तो बिल्कुल अंदर की तरफ, एक बीच में, और फिर एक सबसे बाहर की तरफ। इस पर तीन आवरण होते हैं। अपनी किडनी के ऊपर 3 आवरण होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला है, या जैसे सबसे अंदर वाला देख लें एक बार। सबसे अंदर वाला है ये जो है ये है आपका कहलाएगा रीनल कैप्सूल, या जिसको अपन कहते हैं वृक्क संपुट। वृक्क संपुट सबसे अंदर वाला, इसको अपन कहते हैं वृक्क संपुट, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन रीनल। ये रीनल शब्द का मतलब भी किडनी होता है, तो रीनल कैप्सूल इसको कह देंगे। देखो ये सबसे आंतरिक आवरण होता है, इसका आंतरिक आवरण होता है। और जैसे एक छिलका होता है ना, जैसे केले का छिलका होता है, उसके समान छिलके की तरह इसको हटाया जा सकता है। एक मोटा आवरण होता है और हम छिलके की तरह इसको हटा सकते हैं, इस रीनल कैप्सूल को। और ये जो रीनल कैप्सूल होता है, वृक्क संपुट होता है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। एक तंतुमय संयोजी ऊतक होता है जिसके अंदर तंतु होते हैं, मजबूत फाइबर होते हैं। तो ये तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ एक मजबूत आवरण होता है। अब इसके ठीक बाहर की तरफ एक आवरण और होता है जो कि वसा से बना होता है। तो ये जो रीनल कैप्सूल होता है, इसके बाहर की तरफ, जिसको अपन कहेंगे वसीय संपुट, ये वसा का बना होता है, जो इसकी सुरक्षा के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वृक्क संपुट की सुरक्षा की जाए। तो एक वसा का बना हुआ, एक वसीय ऊतक का बना हुआ एक वसीय संपुट होता है, जिसको हम कह देंगे रीनल, या रीनल नहीं, इसको हम कह देंगे फैट कैप्सूल। क्या कह देंगे? फैट कैप्सूल। वसीय संपुट, तो वसीय का मतलब फैट हो गया, तो फैट कैप्सूल इसके बाहर की तरफ पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल की प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षा देता है। रीनल कैप्सूल की सुरक्षा के लिए एक वसीय पदार्थ का बना हुआ एक कैप्सूल होता है। और सबसे बाहर की तरफ रखें तो ये कहाँ होता है, ये बीच में होता है, ये मध्य में होता है, मध्य में। और सबसे बाहर की तरफ अपन देखें तो इस गुर्दे के चारों ओर, मतलब या वसीय संपुट के चारों ओर, एक सबसे बाहर की तरफ एक आवरण और पाया जाता है जो संयोजी ऊतक का बना होता है। उसको हम कहेंगे वृक्क फेशिया। वृक्क फेशिया, जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया। ये सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है, गुर्दे के सबसे बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है। और ये जो रीनल फेशिया होता है वो डायरेक्ट हमारी जो पीठ की पेशियाँ होती है, पीठ की पेशियों से संपर्क में होता है, डायरेक्ट उसके संपर्क में होता है, या उसमें हम कह देंगे उसके अंदर ये धसा हुआ होता है। तो ये सबसे बाहर वाला है वृक्क फेशिया।
और ये भी तंतुमय संयुजक का बना होता है। जो फेशिया होता है ये भी तंतुमय संयुजक का बना हुआ एक मजबूत आवरण होता है और ये डायरेक्ट पीठ की पेशियों से मतलब संपर्क में होता है या उसमें धंसा रहता है। तो हमने किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहा था कि मतलब है जो उसकी पृष्ठ सतह होती है वो हमारी पीठ में धसी रहती है, केवल अधर सतह पर आवरण पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो आवरण होते हैं ये 3 तरह के आवरण हो गए अपने गुर्दे पर, वृक्क संपुट, वसीय संपुट और वृक्क फेसिया, रीनल कैप्सूल, फैट कैप्सूल और रीनल फेसिया। ये फेसिया पीठ के पेशियों में है, ये मध्य में पाया जाता है और ये सबसे अंदर पाया जाता है रीनल कैप्सूल। तो इस तरह से ये पाया जा रहा है। अब देखिए, अब अगर हम ये हमारा गुर्दा हो गया, अब अगर गुर्दे के इस तरह से हमने काट लिया, एक लंबवत काट लिया, तो इसके अंदर की तरफ देखते हैं तो 3 तो इसके ऊपर आवरण होंगे। अंदर की तरफ देखते हैं तो इसके परिधि की तरफ जो भाग होता है उसको तो हम कहते हैं कोर्टेक्स। क्या कह देंगे, जैसे ये है कोर्टेक्स। और अंदर की तरफ होता है मेडुलार, एक क्षेत्र और होता है जिसको अपन कहते हैं पेल्विस कहेंगे, रीनल पेल्विस। देखो ये रीनल पेल्विस होता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी शाखाओं में बटा रहता है रीनल पेल्विस। और फिर ये है वो इसके अंदर रीनल पेल्विस के ठीक ऊपर शंकु के आकार के पिरामिड पाए जाते हैं। इस तरह से अपन देखेंगे विचित्र बना के। तो ये होता है मेडुला। तो इस तरह से इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो इसके जो सबसे परिधि की तरफ होगा तो उसको तो हम कह देंगे वल्कुट। और ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन है वल्कुट के ठीक नीचे, इसको बोलेंगे मध्यांश या मेडुला। और ये जो फैला हुआ भाग है खाली गुहा की तरह दिख रहा है, इसको अपन कह लेंगे वृक्क श्रोणी। तो अभी इन पार्ट को देखेंगे अपन। देखो ये कैसे होता है। अब इससे इसके आंतरिक संरचना समझने के लिए कौन सी संरचना कहाँ पर होती है, तो एक बार अपन न्यूरॉन बना लेते हैं। आपने न्यूरॉन की संरचना छोटे क्लासों में ज़रूर देखी होगी कि न्यूरॉन में एक वोमेन कैप्सूल होता है, फिर इसके अंदर एक कुंडलित समीपस्थ कुंडल नलिका होती है और समीपस्थ कुंडल नलिका के में एक हेनले का लूप होता है यू आकार का, और हेनले के लूप के बाद में दूरस्थ कुंडल नलिका होती है इस तरह की, और दूरस्थ कुंडल नलिका के बाद में संग्राहक नलिका पाई जाती है इस तरह की। तो इसमें ये जो इतना जो पोर्शन होता है, देखो हमारा ये नेफ्रॉन है, इसके अंदर वृक्क धमनी आती है और वो बाहर चली जाती है। इस तरह से रक्त को लाती है और ये बाहर चलती है। यहाँ पर कैसे गुच्छा होता है तो रक्त छन जाता है यहाँ पे। तो एक नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का ये जो इतना भाग है, ये पार्ट, तो ये तो पार्ट हम ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हम अपन पढ़ेंगे कोर्टेक्स में या मेडुला में इस कोर्टेक्स में, और बाकी का पार्ट पढ़ लेंगे अपन मेडुला के अंदर। तो वल्कुट या कोर्टेक्स के अंदर तो होगा ये ऊपर वाला पार्ट, जिसमें कौन कौन आएंगे, ये बोमेन संपुट आ जाएगा, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये पार्ट है वो सारे तो वल्कुट में आ गए। बाकी नीचे का पार्ट ये आता है मध्यांश के अंदर, मध्यांश या मेडुला में। तो इस तरह के 10 लाख नेफ्रॉन अपने बॉडी के अंदर या एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। टोटल 20 लाख होते हैं, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें वो मेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडल नलिका, दूरस्थ कुंडल नलिका तो होते हैं वल्कुट में, और बाकी ये जो यू आकार का भाग है इसको हम हेनले का लूप कहते हैं, हेनले का लूप। और एक ये जो साकित नलिकाएँ आपको दिख रही है इसको अपन कहते हैं संग्राहक नलिका। तो ये पार्ट होते हैं मेडुला के अंदर। तो अपन किडनी स्ट्रक्चर देखने से पहले अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेफ्रॉन में कौन कौन से भाग कोर्टेक्स में और कौन कौन से भाग मेडुला में होंगे। तो अब देखिए अपन उसकी संरचना को बनाते हैं। गुर्दे की संरचना, आंतरिक संरचना का बनाते हैं और देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया गुर्दा है, इस तरह से, और ये हमारा हो गया मूत्र वाहिनी जिसको अपन यूरेटर कह रहे हैं। अभी यूरेटर क्या होता है कि अंदर की तरफ है वो फैला हुआ रहता है। इसका जो यूरेटर का अग्र भाग है वो फैल जाता है और फैल कर
क्या करता है ये अंदर की तरफ इस तरह से फैला रहता है और ये इस तरह से ये अंदर की तरफ फैला हुआ है। ये इस तरह से, और इस संरचना को हम कहेंगे वृक्क श्रोणी। इसको क्या कहेंगे, जो फैली हुई संरचना है इसको बोलेंगे वृक्क श्रोणी, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कह देंगे इसको। मतलब ये जो मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी जिसको हम यूरेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेटर। ये यूरेटर का अगला भाग है वो देखो इस तरह से फैल गया और फैल कर जो संरचना बनाता है उसको वृक्क श्रोणी या रीनल पेल्विस कहते हैं। इस रीनल पेल्विस में शाखाएं पाई जाती है। देखो ये शाखाओं में बटा हुआ है, ये शाखाओं में बटा हुआ है। ये शाखाएं फिर छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है इस तरह से। ये शाखाएं देखो, ये फिर ये शाखाएं हैं वो छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है। ये इस तरह से ये बटी हुई है, ये बटी हुई है, और इस तरह से ये बटी हुई है ऐसे, और इसी तरह से ये भी छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई रहती है, और ये भी छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है। तो ये जो रीनल पेल्विस होता है ये एक फैला हुआ भाग है अपने यूरेटर का या मूत्रवाहिनी का, जो किडनी के अंदर घुसकर फैला हुआ पार्ट बनाता है। इसको वृक्क श्रोणी या रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस है वो शाखाओं में बटा रहता है। तो इसमें देखो कुछ है वो कुछ बड़ी शाखाएं होती है। ये जो दिख रही है ये बड़ी शाखाएं, इन शाखाओं को तो हम कहेंगे, जो ये बड़ी दिख रही है इनको तो हम कहेंगे मेजर कैलिसेज। मेजर कैलिसेज ये प्रवर्ध होते हैं बड़े, जिनको अपन मेजर कैलिसेज कहेंगे। और मेजर कैलिसेज फिर छोटे छोटे शाखाओं में बटे रहते हैं। ये देखो मेजर कैलिसेज वापस फिर छोटी छोटी शाखाओं में बटे हुए हैं। तो इनको हम कह देंगे, ये जो छोटी छोटी शाखाएं इनको हम कह देंगे माइनर कैलिसेज। माइनर कैलिसेज, तो ये माइनर कैलिसेज है। यानी वृक्क श्रोणी शाखाओं में बटी रहती है। कई शाखाएं हैं जैसे 1 2 3 बहुत सारी शाखाएं होती है, और जिनको अपन मेजर कैलिसेज कहते हैं। मेजर कैलिस फिर से छोटे छोटे शाखाओं में बटे रहते हैं जिनको हम माइनर कैलिसेज कहते हैं। मेजर यानी बड़े और माइनर यानी छोटे। अब ये जो जितने भी है माइनर कैलिसेज होते हैं, ये तो यहाँ तक इसका पार्ट हो गया। अब अपन किडनी के बाहर की तरफ देखें तो बाहर की तरफ जो पार्ट होगा वो कहलाएगा कोर्टेक्स। क्या कहलाएगा, कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स के ठीक अंदर की तरफ होता है मेडुला। अब इस मेडुला में क्या होता है कि इस तरह की संरचना इसके अंदर होती है। देखो मेडुला के अंदर इसमें इस तरह की पिरामिड के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये और इसके अंदर इस तरह से रेखाएं बनी होती है। पिरामिड्स पाए जाते हैं और उनके अंदर रेखाएं बनी होती है इस तरह से। ये बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं इसके अंदर छोटी छोटी, जैसे ये भी पिरामिड होते हैं। इसी तरह से ये जैसे ये पिरामिड इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ये पिरामिड है। पिरामिड मतलब शंकु के आकार की, पिरामिड के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। इसी तरह से ये पिरामिड इसके अंदर आपको मिलेगा, और इन पर रेखाएं सी बनी होती है। ये जैसे ये पिरामिड है, ये सारा है वो वलकुट में रहेगा। वलकुट में के अंदर की तरफ इसमें यानी मेडुला में रहेगा ये, और ये मेडुला के अंदर पाए जा रहे पिरामिड्स। ये इसी तरह से ये पिरामिड, और ये शंकु के आकार के पिरामिड, और ये पिरामिड, और ये पिरामिड, इस तरह के पिरामिड पाए जाते हैं। और ये जो भाग बच गया बाकी का, ये कहलाता है कोर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा, कोर्टेक्स पार्ट कहलाएगा। ये देखो ये कोर्टेक्स पार्ट होगा। अब ये कोर्टेक्स क्या होता है, ये तो हो जाएगा
इसको तो अपन जो आवरण है, इसको आवरण को तो हम कह देंगे रीनल कैप्सूल कह रहे थे हम। और ये जो पार्ट है इसको अपन कह देंगे, हिंदी में तो कह देंगे इसको वल्कुट देखिए, और अंग्रेजी में इसको कह देंगे कॉर्टेक्स। और ये है इतना तक कॉर्टेक्स जो आपको ये डॉटेड डॉटेड दिखा रहेगा। अब ये कॉर्टेक्स देखो जगह जगह इस मेडुला के अंदर धसा हुआ है, ये धसा हुआ है, ये देखो अंदर की तरफ धस रहा है। और इसके अंदर की तरफ धसने के कारण ही ये जो मेडुला है ये इस तरह से 8 से 12 इस तरह के पिरामिड के अंदर, यानी शंकु के आकार के पिरामिड के अंदर बट जाता है। तो ये जो कॉर्टेक्स है ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, और अंदर की तरफ धसा होने के कारण ये जो मेडुला होता है, ये मेडुला इस शंकु के आकार के पिरामिड के अंदर बढ़ जाता है। तो ये कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स जब मेडुला के अंदर धसकर ये स्तंभ जैसी संरचनाएं बना रहा है, जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये इतना अंदर धस गया, ये इतना अंदर धस गया, ये भी धसा हुआ है। इस संरचनाओं को अपन कहते हैं, ये जो कॉर्टेक्स अंदर की तरफ संरचनाएं बना रहा है, मेडुला के अंदर धसा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं बर्टनी के स्तंभ। बर्टनी के स्तंभ, ये इसको बोलते हैं अपन बर्टनी कॉलम। क्या कह देंगे? बर्टनी कॉलम। ये बर्टनी के स्तंभ हो गए। अब ये जो बर्टनी के तो स्तंभ हो गए, अब इसमें जो मेडुला है, ये मेडुला देखो इस तरह से आपके 8 से 12 शंकु के आकार के पिरामिड के अंदर बटा हुआ रहता है। तो इन संरचनाओं को हम कहेंगे, ये जो संरचनाएं अपन को दिख रही है शंकु के आकार की संरचनाएं, इनको अपन कहते हैं वृक्क पिरामिड। हिंदी में तो क्या कहते हैं इनको? वृक्क पिरामिड, या इनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड। इनका एक नाम और है, इनको मेल पिगियन पिरामिड भी कहते हैं। मेल पिगियन पिरामिड भी इनको कहा जाता है। ये देखो शंकु के आकार के हैं, और ये कहाँ होते हैं? ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये मेडुला में होते हैं। ये कहाँ होते हैं? मेडुला के अंदर, ये मेडुला में होते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ तो कॉर्टेक्स है, ये जहाँ जहाँ पर ये पिरामिड पाए जाते हैं उस पोर्शन को अपन कह रहे हैं मेडुला। तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पोर्शन कहलाएगा मेडुला। क्या कहलाएगा? मेडुला। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कहलाएगा आपका कॉर्टेक्स। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये कहलाएगा आपका वल्कुट जो है, वो वल्कुट कहलाएगा या कॉर्टेक्स कहलाएगा। अब देखिए इसमें अब होता क्या है कि ये आपके अंदर की संरचना हो गई। अब इसमें होता क्या है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है, इसमें अभी हमने नेफ्रॉन की संरचना देखी थी कि इसमें कौन सा भाग कहाँ पर स्थित होता है। तो नेफ्रॉन के जो वो मेन कैप्सूल होता है, समीपस्थ कुंडल नलिका होती है, दूरस्थ कुंडल नलिका होती है, ये तो होते हैं कॉर्टेक्स में। और बाकी हेनले का लूप और ये जो संग्राहक नलिका होती है ये होती है मेडुला में। तो जो ये पिरामिड बन रहे हैं देखो इस तरह से, ये त्रिकोणीय पिरामिड बन रहे हैं। तो इसमें ये रेखाएं की बनी हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो ये रेखाएं क्या है? ये हेनले के लूप और संग्राहक नलिका के कारण ये रेखाएं दिखाई देती है। अब ये क्या होती है? संग्राहक नलिका और हेनले के लूप के कारण ये जो पिरामिड है वो रेखित हो जाता है, रेखाओं की तरह ये दिखाई देता है। तो ये इसे संग्राहक नलिका और आपके हेनले के लूप के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। और ये पिरामिड जैसा आकृति का क्यों बना? ये इसलिए बना क्योंकि कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर धंस गया है और बर्टनी के स्तंभ बना रहा है। तो उन बर्टनी के स्तंभ के कारण मेडुला है वो पिरामिड का आकार ले रहा है या रीनल पिरामिड बना रहा है, जिसकी संख्या 10 से 12 तक हो सकती है। तो अब देखते हैं अपन इसका। तो यहाँ पर अगर अपना एक नेफ्रॉन बनाए तो नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल, फिर उसकी समीपस्थ कुंडल नलिका, फिर हेनले का लूप तो होगा पिरामिड में, और संग्राहक नलिका भी पिरामिड में होगा। अभी ये देखो संग्राहक नलिका होती है सारी, ये संग्राहक नलिका फिर क्या होती है? एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और एक जगह इकट्ठी होकर यहाँ पर एक छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा जो यूरिन होता है उस यूरिन को कहाँ डालती है? माइनर कैलिसेज में। तो ये सारी संग्राहक नलिका और हेनले के लूप होते हैं इसमें। तो संग्राहक नलिका फिर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और फिर बेलिनाई की नलिका बनाती है,
और इस मूत्र को फिर माइनर कैलिसेस से फिर मेजर कैलिसेस में आता है, और मेजर कैलिसेस से ये मूत्र है वो इस वृक्क श्रोणि के अंदर आ गया, और फिर है वो इस मूत्रवाहिनी से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये जो चित्र है ये अपने गुर्दे का वृक्क की आंतरिक संरचना का है, वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना का चित्र है। तो इसमें देखो क्या क्या हो गया, आपके कोर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया। कोर्टेक्स अंदर धंसकर स्तंभ बना रहा है, ये स्तंभ बन रहे हैं बहुत सारे, इनको अपन कहते हैं बटनी के। अब बटनी के स्तंभ क्या काम करते हैं, देखो बटनी के स्तंभ एक तो यहाँ पर मेडुला को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात जैसे अगर यहाँ पर जैसे ये आ रही है कि वृक्क धमनी आ रही है, तो ये जो वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करेगी हाइलम से होते हुए, तो ये इसकी शाखाएं हैं वो इस बटनी के स्तंभ से ही जाएगी। तो बटनी के स्तंभ से ही धमनियाँ और शिराएँ, जैसे ये धमनी हो गई और ये जैसे शिरा इसके अंदर प्रवेश कर रही है, तो ये शिरा जो जा रही है वो भी इससे बटनी के स्तंभ से ही अंदर प्रवेश करेगी। फिर यहाँ पर जो नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन में इसकी अनेक छोटी छोटी शाखाएँ बढ़ जाती है। देखो जैसे इसकी आपकी शिरा की शाखाएँ भी रहती है और धमनी भी अनेक छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बट जाती है, और प्रत्येक नेफ्रॉन में जली जाती है। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से ये वृक्क जो नलिकाएँ आपकी ये जो रुधिर नलिकाएँ होती है ये उतनी शाखाओं में बटी रहती है। तो जो ये धमनी शिराएँ आ रही है तो ये बटनी के स्तंभ से ही कोर्टेक्स में चली जाती है, और ये बटनी के स्तंभ में मेडुला को सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है। तो अब देखते हैं देखो इसके बारे में पूरा। तो सबसे पहले ये तो हो गया इसका रीनल पेल्विस हो गया, माइनर मेजर कैलिसेस हो गया, पिरामिड हो गए, कोर्टेक्स हो गए, और आपका ये यूरेटर हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया। और यहाँ पर देखो यहाँ पर बता दिया एक छिद्र और होता है, यहाँ पर सारी संग्राहक नलिकाएँ मिलकर एक बड़ी नलिका बेलिनाई की नलिका बनाती है, और फिर एक ही यहाँ पर छिद्र होता है। तो अब अपन एक एक का देखो वर्णन इसी के साथ अपन वर्णन लेते हैं। तो पहला इसका भाग हो गया कोर्टेक्स। कोर्टेक्स सबसे बाहरी पार्ट है, दिख रहा है आपको, ये गहरे लाल रंग का होता है। ये जो कोर्टेक्स होता है ये गहरे लाल रंग का भाग होता है, गहरे लाल रंग का भाग होता है। इसमें कौन कौन होता है, इसमें नेफ्रॉन का वो मेन कैप्सूल, वृक्क नलिकाओं की समीपस्थ कुंडल नलिका और दूरस्थ कुंडल नलिका वलकुट भाग में स्थित होती है। मेलपीगी नलिका या जो वो मेन कैप्सूल होता है, मतलब वो मेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से, ये जो अपने देखा था ये संरचना, ये वो मेन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस केशिकाओं गुच्छा, इस पूरी संरचना को हम कह रहे हैं मेलपीगी काय या मेलपीगी कणिका। इसको क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर मेलपीगी काय या मेलपीगी कणिका भी इसको बोलते हैं। तो ये जो कोर्टेक्स होता है देखो ये दानेदार दिखाई दे रहा है। तो दानेदार दिखाई देने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें मेलपीगी काय या मेलपीगी कणिकाएँ पाई जाती है, इसलिए कोर्टेक्स भाग है वो दानेदार दिखाई देता है। तो पहली बात तो ये बाहरी पार्ट है, गहरे लाल रंग का पार्ट है। इसमें नेफ्रॉन की वो मेन कैप्सूल यानी मेलपीगी काय या मेलपीगी कणिकाएँ और समीपस्थ कुंडल नलिका और दूरस्थ कुंडल नलिका स्थित होती है, और ये दानेदार दिखाई देता है। कारण है क्योंकि इसमें मेलपीगी काय पाई जाती है, नेफ्रॉन की मेलपीगी काय इसी में पाई जाती है। कोर्टेक्स है वो मेडुला में जगह जगह धंसा हुआ रहता है, जिससे स्तंभ जैसी संरचनाएं बनती है। स्तंभ जैसी संरचनाएं बन रही है, इसको अपन बरटनी के स्तंभ कहते हैं, ये बरटनी के स्तंभ कहलाते हैं। ये जो बरटनी के स्तंभ होते हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब मेडुला के अंदर कोर्टेक्स के एक्सटेंशन होते हैं या स्तंभ जैसी संरचनाएं होती है, यानी कोर्टेक्स मेडुला के अंदर घुस रहा है, और घुसने के कारण ही देखो ये पिरामिड बन रहे हैं, उसके घुसने के कारण ही। तो बटनी के स्तंभ कोर्टेक्स के मेडुला में घुसने से बनते हैं, या अपन कह सकते हैं कि ये कोर्टेक्स के मेडुला के अंदर एक्सटेंशन होते हैं बटनी के स्तंभ। तो ये काम क्या करते हैं, ये एक तो देखो जो कोर्टेक्स है हाँ कोर्टेक्स और जो ये मेडुला है ये एक दूसरे को आपस में सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो कोर्टेक्स भी देखो अंदर धंसा हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा, तो कोर्टेक्स भी ज़्यादा सहारा मिलेगा और मेडुला को भी ज़्यादा सहारा मिलेगा, तो दोनों को सहारा प्रदान होता है। दूसरा इसका काम होता है कि इस बटनी के स्तंभ से ही रुधिर नलिकाएँ जैसे धमनी और
शिराएँ हैं वो आती जाती है और शाखाओं में बटी रहती है। तो यही स्थान है जहाँ से ये वृक्क धमनी और शिराएँ हैं वो कोर्टेक्स के अंदर जा रही है। दूसरा इसका पार्ट होता है मेडुला। देखो तो मेडुला के अंदर क्या क्या होता है, सिर्फ ये आपको जो ये शंकु के आकार के पिरामिड दिख रहे हैं ये मेडुला के अंदर होते हैं। तो मेडुला क्या होता है, ये जो अपन मेडुला लिखा था अभी, ये रहा मेडुला। इस मेडुला में क्या होता है कि ये जो मेडुला होता है ये गुर्दे का आंतरिक भाग होता है। क्या होता है, ये आंतरिक भाग होता है। ये कैसा दिखता है, ये रेखीय दिखता है, रेखीय दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है रेखीय, क्योंकि इसमें नेफ्रॉन के हेनले का लूप और संग्राहक नलिका, हालांकि संग्राहक नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं मानेंगे अपन, लेकिन नेफ्रॉन का इसमें हेनले का लूप और संग्राहक नलिकाएं पाई जाती है। तो इसमें ये हेनले के लूप और संग्राहक नलिकाओं के कारण ये रेखीय दिखाई देता है, क्योंकि इसके समांतर इस तरह से पाई जाती है। अब होता क्या है कि इसमें जो संग्राहक नलिका होती है फिर ये मिल जाती है और मिलकर बेलिनाई की नलिका बनाती है। इसे आपको यहाँ बताते हैं। जैसे संग्राहक नलिका है इस तरह से, ये से बहुत सारी संग्राहक नलिका आपस के अंदर मिली हुई है। ये संग्राहक नलिका आपस में मिलती है और फिर ये संग्राहक नलिका है वो एक जगह एक बड़ी नलिका में खुलती है इस तरह से। तो जब संग्राहक नलिका आपस में मिली हुई रहती है, बहुत सारे संग्राहक, जैसे ये है, ये संग्राहक नलिका आपस के अंदर मिली हुई है। यहाँ पर संग्राहक नलिका मिलकर फिर एक बड़ी ये नलिका बनाती है। इस बड़ी नलिका को हम कहते हैं बेलिनाई की नलिका। क्या कहते हैं इसको, बेलिनाई की नलिका। बेलिनाई ने इसको खो जाता है, या इसको हम कह देते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, बेलिनी या बेलिनाई की नलिका इसको हम बोल देते हैं। ये बड़ी होती है और देखो फिर ये कहाँ खुलती है, ये आगे जाकर माइनर कैलिसेज में खुल जाती है, माइनर कैलिसेज में खुल जाती है। तो अपन एक बार और देखेंगे इसको। देखो तो अपन पढ़ रहे थे मेडुला, तो मेडुला आंतरिक भाग होता है, रेखीय दिखाई देता है। कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर हेनले का लूप और संग्राहक नलिका पाई जाने के कारण। अब होता क्या है कि ये जो मेडुला होता है ये ब्रेटनी के स्तंभ के कारण लगभग 8 से 12 शंकु के आकार के संरचना में बटा रहता है, जिनको वृक्क पिरामिड या रीनल पिरामिड या मेलपीगियन पिरामिड कहते हैं। अब देखिए इसका ये आधारी भाग होता है, ये आधारी भाग चौड़ा होता है और शीर्ष भाग इसका शीर्ष भाग होता है वो सकरा होता है। तो आधारी भाग तो होता है कोर्टेक्स की तरफ, ये कोर्टेक्स की तरफ, और इसका जो तिकोना भाग है सकरा भाग ये होता है आपके पेल्विस की तरफ, जो रीनल पेल्विस होता है, और यहाँ पर ये माइनर कैलिसेस से जुड़ा रहता है। तो इसके आधारी भाग तो होता है कोर्टेक्स की तरफ और सकरा भाग होता है इसके पेल्विस की तरफ। इस तरह से 8 से 12 संरचनाएँ ये पाई जाती है। अब देखिए प्रत्येक जो आपका ये पिरामिड है, वृक्क पिरामिड, इसके अंदर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। ये इसके अंदर यहाँ पर देखो सबके अंदर यहाँ पर, इस छिद्र को बोलते हैं रीनल पेपिला। अगर हम इस छिद्र को बात करें तो इस छिद्र को क्या कहेंगे, रीनल पेपिला कहते हैं। इसी से मूत्र है वो माइनर कैलिसेस में आएगा और फिर माइनर कैलिसेस से मेजर कैलिसेस में आता हुआ रीनल पेल्विस में होता हुआ यूरेटर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर एक छिद्र होता है, इस छिद्र को अपन कहते हैं रीनल पेपिला। और अभी हम कह रहे हैं कि जो यूरेटर है, ये यूरेटर देखो आगे फैल कर इस तरह से वृक्क श्रोणी, फिर ये मेजर कैलिसेस, फिर माइनर कैलिसेस के अंदर बटा हुआ है। अब देख लेते हैं, देखो इसके अंदर और ये माइनर कैलिसेस देखो माइनर कैलिसेस है वो रीनल पेपिला से जुड़ा हुआ है। अब रीनल पेपिला वो जगह होती है जहाँ से पिरामिड से जो यूरिन आता है वो माइनर कैलिसेस में, देखो पिरामिड में जितना यूरिन आता है वो इस छिद्र के द्वारा ही माइनर कैलिसेस में आ रहा है। तो इसकी देखो मतलब कैसे आ रहा है, ये अपना जो यूरिन है वो यूरिन इस तरह से आता है कि जैसे अपन बात करें इसकी, तो जैसे अपने पिरामिड के अंदर क्या होता है, संग्राहक नलिका होती है। जैसे ये बहुत सारी संग्राहक नलिकाएँ हैं, या ये है संग्राहक नलिकाएँ, ये जैसे आपस में ये एक संग्राहक नलिका है, ये दूसरी संग्राहक नलिका है, ये जैसे कोई तीसरी संग्राहक नलिका है,
और ये क्या होती है, ये आपस में जैसे यहाँ से आपस में जुड़ी हुई रहती है, जैसे आपस में ये जुड़ गई जाके, और ये एक बड़ी नलिका बना रही है, आपस में जुड़ी हुई है, और यहाँ पर ये छिद्र है। तो ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये तो होता है पिरामिड के अंदर। कहाँ होता है ये? पिरामिड के अंदर। तो यहाँ से देखो ये मूत्र आता रहता है यहाँ से, इन संग्रह नलिकाओं में इकट्ठा होकर, फिर इस छिद्र के द्वारा, इस छिद्र को अपन बोलते हैं रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला से, ये रीनल पेपिला है वो, आगे देखो ये एक बड़ी नलिका बना रहे हैं, इसको अपन कह रहे हैं बेलिनाई की नलिका। क्या कह रहे हैं इसको? बेलिनाई की नलिका। इसको क्या कह रहे हैं अपन? बेलिनाई की नलिका। देखिए एक मिनट, ये संग्रह नलिका एक जगह इकट्ठे हो गई, फिर ये जो नलिका बना रही है ये बेलिनाई की नलिका है, और ये यहाँ पर ये छिद्र यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा। रिनल पेपिला होता है वो इसके आगे होता है, यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पर भी ये एक जगह इकट्ठी हो रही है, इसको बोलेंगे अपन रिनल पेपिला। और रिनल पेपिला से फिर डायरेक्ट जो यूरिन होता है वो कहाँ चला गया? माइनर कैलिसेज में चला गया। देखो माइनर कैलिसेज में पहुँच गया, क्योंकि ये जो रिनल पेपिला होता है ये वह जगह होती है जहाँ से पिरामिड से यूरिन माइनर कैलिसेज में आता है। तो पिरामिड है ये सारा, तो ये पूरा पोर्शन है ये पिरामिड में होता है, ये आगे वाला। तो पिरामिड से माइनर कैलिसेज में से, माइनर कैलिसेज से ये यूरिन कहाँ चला जाएगा? मेजर कैलिसेज में पहुँच गया, और मेजर कैलिसेज से फिर कहाँ चला गया? मतलब रिनल पेल्विस में चला गया, जो श्रोणी होती है अपनी रिनल पेल्विस। और रिनल पेल्विस से कहाँ चला गया? ये यूरेटर के अंदर यानी मूत्रवाहिनी में चला गया, और फिर मूत्राशय में चला गया, और मूत्राशय से हम मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा इसको बाहर कर देते हैं, बाहर कर देंगे। तो ये सारा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ तक का, ये तो होता है पिरामिड के अंदर। कहाँ होता है? पिरामिड। और पिरामिड से ठीक ये छिद्र है वो यूरिन को कहाँ डालता है? ये जो रिनल पेपिला होता है, ये रिपेपिला माइनर कैलिसेज में डालता है। इसको कहाँ डालता है? माइनर कैलिसेज के अंदर। तो इसको आप पिरामिड नहीं लोगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पूरा पोर्शन ये तो पिरामिड में है, और इस छिद्र के द्वारा फिर ये यूरिन है वो आपका माइनर कैलिसेज में जा रहा है, फिर मेजर, फिर रिनल, फिर यूरेटर, फिर मूत्राशय, मूत्रमार्ग और बाहर जा रहा है। तो इस तरह से इसका ये एक काम होता है। और ये जो अपने आंतरिक संरचना पड़ी है, ये इसकी आंतरिक संरचना है। तो अपन एक बार फिर से इसका आपको चित्र दिखा देते हैं। ये अपना आंतरिक संरचना का चित्र होता है।